बॉडी में इन्फेक्शन है और आप इम्यूनिटी बढ़ाने की दवा लेते हो तो वो दवाई का कोई एक्सपेक्टेड रिजल्ट बेनिफिट मिलता नहीं है, क्योंकि जब तक आपने डिफेक्ट यानी कि आपने इन्फेक्शन को दूर नहीं किया है तब तक इम्यूनिटी का कोई फायदा नहीं है। डॉक्टर भी सबसे पहला काम क्या करता है, जो इन्फेक्शन है उसको किल करने का, उसको कम करने का, खत्म करने का काम करता है विद द हेल्प ऑफ एंटीबायोटिक या इंजेक्शन या उसका जो भी प्रोसेस होगा। और उसके बाद में वो क्या करता है कि अब ये दवाई लो जिससे आपकी इम्यूनिटी बढ़े तो ये चीज दोबारा ना हो। मेन उसका पर्पस ये होता है। सेम इसी तरीके से वास्तु के अंदर भी है। जैसे वो डॉक्टर है तो वो हमारी हेल्थ के, हमारी बॉडी के डॉक्टर है, हम घर के डॉक्टर है। हमने पूरा एनालिसिस किया। डॉक्टर क्या करता है, एक्सरे देखता है, ईसीजी देखता है, सारे रिपोर्ट्स देखता है और उसके ऊपर से एक जजमेंट लेता है, सिम्टम्स को पढ़ता है। आप बोलते हो ऐसा दर्द हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, और फिर वो रिपोर्ट भी चेक करता है, दोनों से टैली करता है, सिम्टम्स कंफर्म होते हैं, फिर उस हिसाब से दवाई देता है। सेम चीज हमें भी यहाँ पर करनी है। रेमेडीज इज लाइक अम्ब्रेला, वो अम्ब्रेला की तरह काम करेगा। बारिश को रोकना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन बारिश में हम भीगे नहीं तो हम अम्ब्रेला या रेनकोट लेकर जाए तो वो हमारे हाथ में है। बारिश तो आएगी बट हम प्रोटेक्टेड रहेंगे। उसी तरीके से जीवन में दशाओं के अनुसार प्लस रिजल्ट माइनस रिजल्ट तो आने ही वाला है। ये रेमेडीज 5 करोड़ की कर लो, 5 लाख की कर लो कि 50,000 की कर लो, लेकिन उसमें आप कितने उसकी नेगेटिव इफेक्ट आपके ऊपर कम हो, आप कितना अपने आप को सेफ रख सको, पॉजिटिव रख सको, प्रोटेक्टिव रख सको, उसके लिए रेमेडीज करनी है। रेमेडीज करने से 100% ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। प्रॉब्लम सॉल्व 100% होगा उसकी कोई गारंटी नहीं है, बट उसकी इंटेंसिटी, उसकी इफेक्ट बहुत हद तक कम हो जाएगी। कंप्लीटली जाएगी ऐसा भी नहीं है। नहीं तो बाहर मार्केट में अपना माल, अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए बहुत सारी ऐसी चीजें चलती रहती है। क्लाइंट को डराना, नेगेटिव बोलना, वो सारी चीजें चलते रहती है। मैं अगर मेरी बात करूं तो मेरे ऑफिस में इसमें से कोई भी चीज मैं रेडीमेड कभी रखता नहीं हूं, स्टॉक में रखता नहीं हूं। पहले दिन से मेरा सिस्टम है, कोई चीज मैंने स्टॉक में रखी है तो जब क्लाइंट आएगा तो मेरे मन में वो लालच जागेगी कि ये स्टॉक मेरे ऑफिस में पड़ा है, चलो इसको बेचो, इसको निकालो, फटाफट इसमें से पैसा कमाओ। तो मैं कोई भी चीज का मेरे ऑफिस में स्टॉक या रेडी रखता नहीं। दूसरा, मैं क्लाइंट को एनालिसिस करके बता देता हूं, समझा देता हूं कि ये वास्तु दोष है और रेमेडीज करनी जरूरी है या क्या जरूरी है उनको समझा देता हूं। मैं ना तो क्लाइंट को कभी भी रेमेडीज के लिए फॉलोअप का कॉल करता हूं, ना उनके पीछे पड़ता हूं और ना ही वो बात निकालता हूं। एक बार उनको समझा देता हूं ये प्रॉब्लम है और ये रेमेडीज करनी जरूरी है। करना नहीं करना वो उनकी मर्जी है। डॉक्टर हमें दवाई देता है, फिर दवाई लेना नहीं लेना हमारी मर्जी होती है। अच्छा, देता तो है, लेकिन उसके पहले जब वो डायग्नोस करके बताता है कि सर्जरी करने की जरूरत है, फिर आपने कभी भी देखा डॉक्टर का फोन आया, अच्छा वो आपसे बात हुई थी हार्ट की सर्जरी करवानी, कब करवा रहे हो सर्जरी? कभी भी ऐसा फोन आता नहीं है और हमें भी ऐसा फोन करना नहीं चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा, अगर हम सर्जरी करवाते हैं तो हम हमारे लिए करवा रहे हैं कि डॉक्टर के लिए करवा रहे हैं? हमारे लिए करवा रहे हैं। क्लाइंट रेमेडीज कर रहा है तो हमारे लिए कर रहा है कि उसके लिए और उसके फैमिली के लिए कर रहा है? जैसे डॉक्टर सर्जरी करता है, उसको सर्जरी का पैसा मिलता है, वो रेमेडीज करेगा तो हमें रेमेडीज का पैसा मिलेगा। वो टोटली डिफरेंट बात है। बट वो करवा किसके रहा है? अपने खुद के लिए, अपने फैमिली के लिए। हम सर्जरी करवाते हैं, हम दवाई लेते हैं, किसके लिए लेते हैं? हम हमारे लिए लेते हैं। या कोई फैमिली मेंबर की ट्रीटमेंट करवाते हैं तो उसके अच्छे के लिए करवाते हैं। उसमें अगर कोई ये सोचे कि देखा इतनी दवाई ली, ये सर्जरी की, डॉक्टर को कितना बेनिफिट हुआ, डॉक्टर को कितना फायदा हुआ, तो वो उसकी मूर्खता है। उसमें डॉक्टर की कोई मूर्खता नहीं है। वो व्यक्ति को, पेशेंट को सोचना है कि मुझे जो तकलीफ हो रही है उसमें से मुझे बाहर आना है, नहीं आना है, या वो तकलीफ को जीवन भर झेलना है, या फिर वो तकलीफ कम हो और मुझे जीवन में ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, नेम, फेम, सारी चीजें मिले। मेरा पर्पस, मेरा उद्देश्य क्या है, वो उसके ऊपर मुझे ध्यान देना है। तो मैं ना तो किसी के पीछे पड़ता हूं, ना किसी को कॉल करता हूं, ना किसी को बार बार वो चीज का रिमाइंडर देता हूं। एक बार मेरा काम होता है समझाना, और क्लाइंट ने अगर बोला कि मुझे कोटेशन दो तो मैं कोटेशन दे देता हूं कि भाई इतना खर्चा अप्रोक्सीमेटली आएगा, मैटर खत्म। फिर उसको जब करवाना हो, जब उनका मन करे, वो पेमेंट ट्रांसफर करेगा या कैश मेरे ऑफिस में देके जाते हैं और उसके बाद में आगे का प्रोसेस शुरू होता है। जैसे नी रिप्लेसमेंट करते हैं, नी खत्म हो गया है, रिप्लेस करेंगे तो 15 साल चल पाएगा वो व्यक्ति, नहीं तो बेड पे पड़े रहो। सिंपल सी बात है। मैं आपको कुछ कुछ चीजें बताता हूं रेमेडीज के रिगार्डिंग भी,
सबसे पहला एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, रेमेडीज जो हमें करनी है वो ब्रह्मस्थान की रेमेडीज सबसे पहले होनी चाहिए। आपने घर के बाकी सारे जोन की रेमेडी कर दी, लेकिन ब्रह्मस्थान की रेमेडी नहीं की, डोंट एक्सपेक्ट एनी रिजल्ट फ्रॉम दैट रेमेडी। बहुत बार हम देखते हैं ना, अलग अलग टेप लगा दो, ये जोन में ये टेप लगा दो, इधर ये टेप लगा दो, इधर ये कर दो, उधर वो कर दो। ब्रह्मस्थान का जिक्र कहीं पर भी होता नहीं है। आप कितने भी वीडियो देख लो, ब्रह्मस्थान की रेमेडी का कोई बोलेगा ही नहीं। टॉयलेट का बोलेगा, किचन का बोलेगा, वो सब बोलेगा, लेकिन ब्रह्मस्थान का नहीं बोलेगा। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? ब्रह्मस्थान है, क्योंकि जो हमारे घर में पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी है, ऊर्जा का जो उद्गम स्थान है, जो ऊर्जा की शुरुआत होती है, वो ब्रह्मस्थान से होती है। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट जो रेमेडी है वो ब्रह्मस्थान की रेमेडी है। अच्छा, रेमेडी में ऐसा कोई एक फिक्स श्योर शॉट नहीं होता है कि 50,000 ही हो जा, या 1 लाख ही होगा, या 5 लाख ही होगा। जितना शक्कर डालोगे उतना दूध मीठा होगा। एक ये भी रूल है, ऐसा जरूरी नहीं है कि 3 BHK है तो 5 लाख का ही खर्चा होगा, एंड 1 BHK है तो 2 लाख का ही खर्चा होगा। कभी कभी ऐसा होता है 3 BHK है लेकिन 1 लाख में खत्म हो जाता है वो काम। जो आपका वो भाई आपको बता रहा था, या आपका रिलेटिव आपको बता रहा था, मैं पहले ले लेता हूं फिर रेमेडी करवाता हूं, बराबर है। अब उसका आंसर इसके अंदर छुपा है। अगर पहले से फ्लैट देख के लिया होगा तो बाद में रेमेडीज का खर्चा कम आएगा। अगर पहले फ्लैट ले लिया होगा और अगर मान लो गलत लिया है या वास्तु डिफेक्ट बहुत सारी है, तो रेमेडीज का खर्चा जो है वो बढ़ाएगा। फिर 1 BHK में 3 लाख भी हो सकता है, 3 BHK में 1 लाख भी हो सकता है। बट वो 3 BHK का फ्लैट परफेक्ट लेने के लिए उसको वही स्टेज पे अच्छे प्रोफेशनल वास्तु कंसल्टेंट को बुलाना, हायर करना बहुत जरूरी है। वो टाइम पे होगी वो वास्तु कंसल्टेंट की फीस 20,000, 21,000, 51,000 जो भी होगी, बट वो 20, 21, 51,000 रुपया करके वो बाद में उसका होने वाला 2-3 लाख बचा सकता है। अगर अपने आप ले लिया 3 BHK और लेने में गड़बड़ हुई, और 99% केस में गड़बड़ होती ही है, लिख के ले लो, तो क्या होगा? वो 21-51,000 बचाने के चक्कर में बाद में रेमेडीज का 5 लाख रुपया देना पड़ेगा। ये फर्क पड़ता है कि वास्तु कंसल्टेंट को आप पहले कंसल्ट करो या लास्ट में कंसल्ट करो। रेमेडीज करनी ही है, अगर वास्तु में बिलीव करते ही हो, आपकी श्रद्धा है, और मैंने पहले ही लेक्चर में बता दिया, आपके मानने ना मानने, श्रद्धा होने नहीं होने से कुछ होने वाला नहीं है। ये चीज तो अपना काम करने ही वाली है। बट फिर भी अगर आप मानते हो, बिलीव करते हो, तो इट इज द राइट टाइम कि जब आप नया घर ढूंढ रहे हो, आप वास्तु कंसल्टेशन करवाओ। दैट इज द राइट टाइम, क्योंकि पहले से आप नेचुरल पॉजिटिव घर लोगे तो रेमेडीज का खर्चा भी कम आएगा, एंड नेचुरल पॉजिटिविटी में आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है एज कंपेयर टू रेमेडीज। बट अब जो हो गया सो हो गया, ले लिया सो ले लिया, ये वाली सब जब परिस्थिति होती है, तो फिर हमें एकमात्र रेमेडीज जो है वो वास्तु हमारी रेमेडीज हम कर सकते हैं। जन्म का समय कुंडली के हिसाब से हमने रेक्टिफाई हम करते हैं, लेकिन रेक्टिफाई होने के बाद भी जो जन्म का समय आता है वो बदलना हमारे हाथ में नहीं है। ग्रहों की पोजीशन को बदलना हमारे हाथ में नहीं है। भगवान ने हमें 2 टूल दिए हैं, वास्तुशास्त्र का एंड एस्ट्रोलॉजी का। न्यूमरोलॉजी भी है, लेकिन न्यूमरोलॉजी इज लिमिटेड टू बर्थ डेट एंड स्पेलिंग एंड करेक्शन उससे, बट इंपॉर्टेंट पावरफुल टूल है वास्तु एंड एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी में हम कुछ चेंज नहीं कर सकते, जो कुछ चेंज करने के लिए हमें थोड़ी स्पेस मिली है वो वास्तु में मिली है। तो हम वास्तु को पॉजिटिव रखेंगे तो दशाओं के हिसाब से जो अप डाउन होना है वो तो होगा, लेकिन हम प्रोटेक्टेड रहेंगे, हम बच के रहेंगे। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट रेमेडीज किस चीज की करनी है? ब्रह्मस्थान की रेमेडीज करनी है। रेमेडीज के लिए हम क्या क्या यूज कर सकते हैं? रेमेडीज के लिए हम जेमस्टोन यूज कर सकते हैं, रेमेडीज के लिए हम क्रिस्टल यूज कर सकते हैं, यंत्र यूज कर सकते हैं, पिरामिड यूज कर सकते हैं। इस तरीके से स्ट्रिप जो होती है अलग अलग मेटल की, वो मेटल की स्ट्रिप यूज कर सकते हैं। जो पर्टिकुलर जोन के अंदर रेमेडी करनी है वहां का जो एलिमेंट है उसकी मेटल हम यूज कर सकते हैं। इस तरीके से वास्तु की अलग अलग कलर की जो टेप आती है, ये टेप भी हम यूज कर सकते हैं, बल्ब यूज कर सकते हैं। ऐसे अलग अलग बहुत सारी चीजें हम यूज कर सकते हैं। बट वास्तु की जो रेमेडीज है उसका रिजल्ट सबसे अच्छा, सबसे ज्यादा, सबसे बेस्ट कब मिलता है? नंबर 1,
कि जब आपने वो रेमेडीज जितनी हो सके उतनी ज्यादा जमीन के अंदर से की हो, फ्लोरिंग के अंदर से की हो, या जमीन को लग के की हो, फ्लोरिंग को टच करके की हो, उसकी इफेक्ट सबसे ज्यादा मिलती है। दूसरा, वास्तु के रेमेडीज के लिए आप जिस तरीके का मटेरियल यूज करते हो, वो मटेरियल की जो प्रोडक्ट की या मटेरियल की जो क्वालिटी है, उसके ऊपर भी वास्तु का रिजल्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा, वो डिपेंड करता है। यंत्र और पिरामिड और ये जो भी चीजें है वो सारी चार्ज होनी चाहिए, उसको प्रॉपर तरीके से एनर्जाइज किया हुआ होना चाहिए और अच्छी और बेस्ट क्वालिटी का ही यूज करना है। अगर आपने ऐसा इंफीरियर क्वालिटी का प्रोडक्ट यूज किया तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो हमेशा ये चीज ध्यान में रखना, क्वालिटी अच्छी ही यूज करनी है, तो अच्छी अच्छी चीजों से ही रेमेडी करो। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्रिस्टल है और एक जेमस्टोन है, सन का जेमस्टोन भी आता है, सन का क्रिस्टल भी आता है। अभी सन का जेमस्टोन लेने जाओगे तो कॉस्टली आएगा, सन का क्रिस्टल लेने जाओगे तो सस्ता पड़ेगा एज कंपेयर टू जेमस्टोन। तो आप जेमस्टोन से ही करो, लेकिन अगर परमिट नहीं कर रहा है लेकिन फिर भी उसको रेमेडीज कुछ करनी है तो आप क्रिस्टल को यूज करो। ये एक मैंने आपको एग्जांपल बताया।